Hello students, I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी की 2026 की परीक्षा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए। इस चैनल पे आपको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का जो पार्ट 2 है सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान उसका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा और हमने शुरुआत की है यूनिट 3 से जो कि है मनोविज्ञान की साइकोलॉजी की। यहाँ क्लास आपकी दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम में हो रही हैं, बाइलिंगुअल क्लासेस हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आज हमारी क्लास है 5th। इससे पहले की 4 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप नए हैं तो ये आप प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, पब्लिकली आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है यूपीपीएससी HEO 2026 प्रिपरेशन। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं अपनी 5th क्लास। ये है हमारा सिलेबस जो यूपीपीएससी ने दिया है, एज इट इज़ जो हमें सिलेबस दिया है आयोग ने, हम वो फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे 3 टॉपिक हो चुके हैं। पहले मनोविज्ञान का अर्थ, विधियाँ, क्षेत्र एवं लक्ष्य, आनुवांशिकता, पर्यावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट और मीनिंग एंड लॉ ऑफ परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण का अर्थ एवं नियम। ये 3 टॉपिक हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और आज जो कि 4 क्लासेस में हुए हैं। आज की इस क्लास में हम करेंगे टॉपिक नंबर 4 की शुरुआत। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो इसमें एक से ज़्यादा क्लासेस लगेंगी। आज इसकी पहली क्लास होगी 4th टॉपिक की जो है क्लास नंबर 5। इसमें 3 टॉपिक हैं बेसिकली आपके, अधिगम यानी कि लर्निंग, स्मृति यानी कि मेमोरी एवं विस्मरण यानी फॉरगेटिंग। अधिगम में हमें करना है जो टॉपिक वो है प्राचीन एवं नैमित्तिक अनुबंधन। ठीक है, क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। तो आज हम ये टॉपिक करने वाले हैं, अधिगम, प्राचीन एवं नैमित्तिक अनुबंधन। ये टॉपिक आज की क्लास में होगा। लर्निंग, क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ठीक है, ये आपका एक टॉपिक है जो आज की क्लास में होगा। उसके बाद 2 और टॉपिक इसमें कौन कौन से हैं? स्मृति। स्मृति में हमें करना होगा अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक स्मृति, यानी कि मेमोरी में हम करेंगे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। उसके बाद विस्मरण में विस्मरण के कारण, फॉरगेटिंग में कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग। ठीक है, ये आने वाली क्लास में होगा। आज की क्लास में हम करेंगे लर्निंग का टॉपिक, अधिगम का टॉपिक, जिसमें हम प्राचीन एवं नैमित्तिक अनुबंधन यानी कि क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा आज की क्लास का टॉपिक। ओके, तो बात करते हैं लर्निंग की। ठीक है, लर्निंग का मतलब क्या होता है? कुछ चीज़ सीखना, लर्न करना, है ना। तो लर्निंग को हम क्या बोलेंगे? सीखना। और हिंदी में इसे अधिगम भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा टॉपिक। अब लर्निंग क्या होती है, हम कैसे सीखते हैं? हम इस दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं और हमारा जो भी लाइफ होता है, जीवन काल होता है, हम पूरे उस जीवन काल में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, है ना। जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हम चलना सीखते हैं, उठना बैठना सीखते हैं, खाना पीना सीखते हैं। ये हमें कौन सिखाता है? हमारे पेरेंट्स, हमारे केयर टेकर। फिर हम स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, है ना। किसी ना किसी सब्जेक्ट में हम मास्टरी हासिल करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि हम कहीं तो स्किल सीख रहे हैं, जैसे मास्टरी हासिल कर रही है किसी सब्जेक्ट में। आप हो सकते हैं मास्टर्स इन साइकोलॉजी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, सोशल साइंस हो, है ना, इस तरीके से। या फिर किसी और फील्ड में बच्चे अपनी मास्टरी हासिल करते हैं। मास्टरी का मतलब नॉट जस्ट मास्टर्स डिग्री, कोई स्किल लेवल पे अच्छी खासी हुनर हासिल करना, है ना। तो हम या तो हम डे टू डे लाइफ की चीज़ें सीखते हैं, जैसे उठना बैठना, खाना पीना, चलना, या फिर हम जैसे जो स्किल्स है लाइफ में वो सीखते हैं, या हम आदतें सीखते हैं, जैसे रोज़ सुबह जल्दी उठना, शाम को सो जाना, दिन में 3 टाइम खाना, प्रेयर करना,
एक टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना, जॉगिंग करना, है ना, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हम आदतों के रूप में भी सीखते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार से जो है हम अपने पूरी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कोई दूसरे लोग सिखाते हैं, जैसे हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, है ना, उनसे हम कुछ ना कुछ स्किल सीखते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई मुसीबत में है तो आप उसकी मदद करते हैं और वो आपको थैंक यू बोलता है। फिर से ऐसी कोई चीज़ रिपीट होती है जहाँ कोई मुसीबत में होता है, आप उसकी हेल्प करते हैं, वो आपको थैंक यू बोलता है और आपको भी अंदर से सुकून फील होता है। तो अपने एक्सपीरियंस से आप ये चीज़ सीखते हैं कि हाँ, जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो लोग अच्छा फील करते हैं और हमें भी अच्छा लगता है, तो फिर आगे चल के आप और किसी ना किसी की हेल्प करेंगे, है ना। इसके विपरीत ये तो हो गया अच्छा एक्सपीरियंस। अब इसके विपरीत अगर सपोज़ करो आप किसी पे भरोसा करते हैं और वो आपका भरोसा तोड़ दे, और इसी तरीके से आपको सिमिलर टाइप के 2-3 और एक्सपीरियंस हो जाएं, तो फिर आप यहाँ से क्या सीखोगे कि भाई मुझे किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं भरोसा तोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। कुछ चीज़ें हमने देखा कि हम अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि हम प्रैक्टिस से चीज़ें सीखते हैं, वो चीज़ें बन जाती हैं हमारी हैबिट। जैसे रोज़ सुबह 5 बजे उठना, तो उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे, रोज़ सुबह अलार्म लगाएंगे, 5 बजे उठेंगे, तो धीरे धीरे करके वो हमारी आदत बन जाएगी, है ना, और ये हमारे अंदर एक लर्निंग की फॉर्म में आ जाएगी, हमारी एक सीख बन जाएगी, ठीक है। तो हम अपने पूरे लाइफ में भिन्न भिन्न प्रकार से और अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग स्रोतों से हम सीखते रहते हैं। अब यही हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। अब ये तो हमने आम भाषा में बात कर ली कि कैसे कैसे हम सीखते हैं। अब जो आपके साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो इन चीज़ों पे पूरी अच्छे से अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, और उन्होंने कुछ ऐसे नियम बनाए होते हैं कि कैसे कैसे इंसान जो है सीख सकता है चीज़ें, है ना, कैसे कैसे किसी को कोई चीज़ सिखाई जा सकती है। अब जाने अनजाने हम सब उन नियमों से गुजरे हैं। शायद स्कूल में, शायद हमारे पेरेंट्स ने हमें वैसे सिखाया है, या हमने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस के द्वारा उन चीज़ों को अपनाया है। लेकिन शायद हो सकता है कि हमारा ध्यान कभी नहीं गया हो कि ये कहीं ना कहीं मनोविज्ञान के कोई नियम हैं, लर्निंग के, अधिगम के कोई ना कोई ये नियम हैं। तो आज हम उन्हीं नियमों को पढ़ेंगे। यहाँ पे अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने क्या क्या रिसर्च की, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, जिससे उन्होंने ये नियम निकाले, और आज स्कूलों में हर जगह पे ये नियम जो है ज़्यादातर पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, ताकि उन्हें कुछ ना कुछ स्किल सिखा सकें या कुछ आदतें सिखा सकें अच्छी। तो ये सब चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये है हमारा टॉपिक, लर्निंग, सीखना यानी कि अधिगम। तो अब हम लर्निंग यानी अधिगम की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में वही सब है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझ आएगी अभी। अधिगम यानी कि लर्निंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव, अभ्यास या प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार, ज्ञान, कौशल या अभिवृत्ति में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आता है, ठीक है। इतना तो हमने अभी तक समझ लिया था कि हम कहाँ से सीखते हैं। हम अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस से, अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके, बार बार प्रशिक्षण लेके, स्किल्स वगैरह सीख के जो है हम लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड्स दैट अकर थ्रू एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। लर्निंग किसके द्वारा की जाती है? एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस या ट्रेनिंग के द्वारा हम लर्निंग करते हैं, हम सीखते हैं, ठीक है। इतना हमने पढ़ा। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी आपको देखने को मिल रही होंगी कि इनके फलस्वरूप, लर्निंग के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार, ज्ञान, कौशल या अभिवृत्ति, उसके एटीट्यूड में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आता है, ठीक है। अब जैसे कि हमने बात की कि कोई बच्चा प्रशिक्षण हासिल कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर स्किल में, तो पहले जो है उसको, उसके बिहेवियर में वो स्किल नहीं थी,
सीखने के बाद उसका बिहेवियर अलग होगा, वो स्किल रिप्रेजेंट करेगा, है ना। इसी तरीके से जो आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि अगर आप किसी की किसी पे विश्वास करते थे और आपको धोखा मिला है उसके बदले में, तो आपका बिहेवियर अब आगे चेंज हो जाएगा। यानी जब हम कुछ सीख लेते हैं तो हमारा बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। साइकोलॉजी की हमारी डेफिनेशन क्या थी? स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। मनोविज्ञान क्या है? हमारे व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है, ठीक है। तो यहाँ हर जगह आप कहीं ना कहीं या तो मानसिक प्रक्रियाओं की बात करेंगे या आप व्यवहार की बात करेंगे। हर क्लास में आपको ये चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो लर्निंग के फलस्वरूप क्या होता है? हमारा व्यवहार बदल जाता है, ठीक है। और कभी कभी तो हमारा जो मोटिव होता है वो होता ही ये है कि हम ये चीज़ लर्न करें ताकि हम ऐसा व्यवहार सीखें, है ना, या हम किसी और को ये चीज़ सिखाएं, लर्न कराएं ताकि उसका ऐसा व्यवहार हो जाए, ठीक है। हमारा टारगेट होता है कि हमें ये व्यवहार अचीव करना है, तो उसके फलस्वरूप जो है हम वैसी लर्निंग अपनी लाइफ में लेके आते हैं, ठीक है। और ये लर्निंग कैसी होती है? अपेक्षाकृत स्थायी, ठीक है। अपेक्षाकृत स्थायी होती है, लगभग स्थायी होती है, परमानेंट होती है, लेकिन 100% परमानेंट नहीं होती। 100% परमानेंट क्यों नहीं होती? क्योंकि फिर से कुछ ना कुछ सीख के उसको बदला जा सकता है ना। लेकिन एक बार अगर हम कोई चीज़ सीख लेते हैं, वो हमारे व्यवहार में आ जाती है, तो कहीं ना कहीं वो अपेक्षाकृत एक स्थायी चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये है आपकी कंप्लीट डेफिनेशन लर्निंग की, कि अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव, अभ्यास या प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार, ज्ञान, कौशल या अभिवृत्ति में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आता है, ठीक है। लर्निंग इज अ रिलेटिवली, अपेक्षाकृत है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज, नॉट द 100% कंप्लीट चेंज, ठीक है। लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड्स, क्योंकि जब हम सीखेंगे तो हमारा बिहेवियर चेंज होगा, हमारी नॉलेज में वृद्धि होगी, नॉलेज चेंज होगी, हमारी स्किल्स, अगर स्किल से रिलेटेड है तो स्किल चेंज होगी, है ना, एंड एटीट्यूड्स हमारे चेंज होंगे। दैट अकर्स थ्रू एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है लर्निंग। अब अधिगम की विशेषताएं, यानी कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, यही जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा, यही पॉइंट्स थोड़े से हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि आपको याद रहे कि लर्निंग की क्या विशेषताएं हैं, है ना। व्यवहार में परिवर्तन लाता है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा। प्रोड्यूसेस अ चेंज इन बिहेवियर, हम कुछ सीख रहे हैं तो हमारा व्यवहार में परिवर्तन आएगा। ये जो परिवर्तन होता है ये अपेक्षाकृत स्थायी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 100% परमानेंट नहीं होता, ये अपेक्षाकृत स्थायी होता है, ठीक है। चेंज इज रिलेटिवली परमानेंट, ऑलमोस्ट परमानेंट होता है, ठीक है। अनुभव एवं अभ्यास पर आधारित होता है, ठीक है। एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस, ठीक है। जीवन भर चलता रहता है, अकर्स थ्रू आउट लाइफ, जो भी हम लर्निंग करते हैं, लर्निंग का प्रोसेस हमारा जीवन भर चलता है। ये हमने अभी पहले भी ये बात की, शुरू में ही ये पॉइंट मैंने बोला था कि हम जैसे बचपन से ही लेके बिल्कुल अपने लास्ट मोमेंट तक पूरे जीवन काल में कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार का सीखते ही रहते हैं, है ना। व्यक्ति के अनुकूलन, एडजस्टमेंट में सहायता करता है, ठीक है। हेल्प्स अ पर्सन इन एडजस्टमेंट। अब आप सपोज करो किसी नए एनवायरनमेंट में गए हो, या अभी आप तैयारी कर रहे हो एंड कल को आप स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी बन जाते हो, तो वहाँ जाओगे तो वहाँ एकदम नया माहौल होगा, आप पहली बार ही जाओगे, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एडजस्ट करने के लिए टाइम लगेगा। तो उस एडजस्टमेंट कैसे करोगे आप, जब वहाँ पे आप उस एनवायरनमेंट को, वहाँ पे जो भी जैसे सिस्टम वहाँ पे चल रहा है, या जो भी पॉलिसीज़ हैं, जिस हिसाब से काम करना है, वर्क कल्चर क्या है, क्या वर्क एथिक्स हैं, है ना, और क्या आपका स्कोप ऑफ वर्क है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ सीखोगे, लर्निंग लोगे उन चीज़ों की, और तब आप वहाँ एडजस्ट कर पाओगे उस पोजीशन पे, है ना, एंड फिर आगे लाइफ चलेगी। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट में लर्निंग हमारी हेल्प करती है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। ये तो था लर्निंग का ओवरव्यू। अब हम बात करेंगे, आपने देखा होगा ना हमारे टॉपिक में था दो चीज़ें, क्लासिकल
और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, यानी कि प्राचीन और नैमित्तिक कंडीशनिंग हमारी लर्निंग अधिगम, ठीक है। तो वो हम अभी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग को हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग, कंडीशनिंग क्या होती है? कंडीशनिंग लर्निंग को ही बोलते हैं, ठीक है। कंडीशनिंग के थ्रू जो है आप सीखते हो चीज़ें, है ना। कहते हैं ना, कई बार आपने सुना भी होगा लेमन लैंग्वेज में कि कोई अगर किसी प्रकार का व्यवहार करता है तो आप कहते हो कि इसकी कंडीशनिंग ही ऐसी है ना, कि ये अब चेंज नहीं हो सकता, इसकी कंडीशनिंग ही बचपन से ऐसी हुई है, ठीक है। या जैसे बच्चे होते हैं रट्टा मार के पढ़ रहे होते हैं, कहते हैं इनको रट्टा मारने की ही कंडीशनिंग हुई है, तो ये अब समझेंगे नहीं, ये रट्टा मार के ही एग्जाम दे के आएंगे, ठीक है। तो जो चीज़ बार बार करके किसी के अंदर व्यवहार में समा जाती है तो उस चीज़ से हम बोलते हैं कि कंडीशनिंग की गई है, ठीक है। तो ये क्या है? लर्निंग का ही प्रकार है। तो लर्निंग में हम यहाँ पे दो टाइप की कंडीशनिंग पढ़ेंगे। पहली है क्लासिकल कंडीशनिंग, कंडीशनिंग को हिंदी में बोलेंगे अनुबंधन, ठीक है। अब ये क्लासिकल है तो इसको बोलेंगे प्राचीन अनुबंधन, ठीक है। ये हो गया आपका प्राचीन अनुबंधन, ठीक है। अब ये दिया किसने था? ये दिया था इवान पावलोव ने। ठीक है, इवान पावलोव ने दिया था। इवान पावलोव क्या थे? ये एक रूस के शरीर शास्त्री थे, यानी कि रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। मतलब ये साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, मनोवैज्ञानिक नहीं थे, ये फिजियोलॉजिस्ट थे, शरीर शास्त्री थे, जो कि पाचन क्रिया पर अपना रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र जो होता है, उस पे इनकी रिसर्च चल रही थी। और उस रिसर्च को करते करते जो है इन्होंने पाया कि यहाँ पे कुछ ऐसा निकल के आया है कि ये मनोवैज्ञानिक की स्टडी में यूज़ हो सकता है, ठीक है। लर्निंग की उन्होंने वहाँ से एक चीज़ उनको मिली और उसको नाम दिया गया क्लासिकल कंडीशनिंग का, ठीक है। तो बेसिकली ये जो थे ये काम किस पे कर रहे थे? डाइजेस्टिव सिस्टम पे। ये सिर्फ मैं आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ठीक है। ये क्योंकि मनोवैज्ञानिक नहीं थे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम कर रहे थे और मेनली इनकी जो रिसर्च चल रही थी वो डॉग्स के ऊपर होती थी, ठीक है। और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था अपने यही डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड चीज़ों के लिए इन 1904 में, ठीक है। अब यहाँ पे ये अपने एक्सपेरिमेंट करते करते पाचन तंत्र पे था ये, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट करते करते जब ये अपना रिसर्च कर रहे थे तो वहाँ पे इन्होंने इनको जो कुछ नया जानने को मिला वो था कंडीशनड रिफ्लेक्स, ठीक है। उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो ऐसे ही इन्होंने प्रतिक्रिया की खोज की जो कि अनुबंधित प्रतिक्रिया थी, कंडीशनड रिफ्लेक्स थी। वो क्या होता है, कैसे होता है, अभी हम देखेंगे। अब क्योंकि ये इवान पावलोव ने बताया था इसके बारे में, उन्होंने खोज की थी, तो इसलिए इसको और भी 2-3 नामों से जाना जाता है। इसको हम पावलोवियन अनुबंधन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसको और किस नाम से जाना जाएगा? पावलोवियन कंडीशनिंग, ठीक है। अनुबंधन, या फिर इसको हम प्रतिक्रियात्मक अनुबंधन भी कहते हैं, ठीक है।
यानी कि रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग। रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग प्रतिक्रियात्मक अनुबंधन। और ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये पाचन तंत्र पे अपनी रिसर्च कर रहे थे तो यहाँ पे इन्होंने रिसर्च करते करते क्या चीज़ खोजी? कंडीशनड रिफ्लेक्स खोजा। कंडीशनड रिफ्लेक्स, कंडीशनड मतलब अनुबंधित प्रतिक्रिया, ठीक है, कि ऐसी प्रतिक्रिया की खोज की जो कि अनुबंधित थी, तो इसलिए इसको अनुबंधित प्रतिक्रियात्मक अनुबंधन या फिर रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसका स्टार्टिंग है, यहाँ से हम कर रहे हैं। पहला हमारा टॉपिक लर्निंग के अंदर है क्लासिकल कंडीशनिंग यानी प्राचीन अनुबंधन, ठीक है। कंडीशनिंग लर्निंग है एक टाइप की। ये इसकी किसने खोज की? इवान पेवलोव ने की। इवान पेवलोव एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। ये साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। फिजियोलॉजिस्ट को क्या कहते हैं? शरीर शास्त्री, ठीक है। रूस के शरीर शास्त्री थे ये। तो इन्होंने ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे जो डॉग्स के ऊपर था उसके ऊपर ये काम कर रहे थे, डॉग्स के पाचन तंत्र के ऊपर, और अपनी उसी फील्ड में खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला 1904 में। लेकिन अपनी इस रिसर्च के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ की खोज कर दी जो कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी हमारी बहुत यूज़फुल है। इन्होंने एक प्रकार की लर्निंग की, एक प्रकार की कंडीशन की खोज की, ठीक है, जिसको कहा गया कंडीशनड रिफ्लेक्स। मतलब एक प्रकार के रिफ्लेक्स की खोज की जो कि कंडीशनड रिफ्लेक्स था, ठीक है, अनुबंधित प्रतिक्रिया की इन्होंने खोज की। तो इसीलिए इसका नाम क्लासिकल कंडीशनिंग तो है ही, उसके साथ साथ इसका नाम और क्या पड़ा? पेवलोवियन कंडीशनिंग यानी कि पेवलोवियन अनुबंधन, या फिर अनुबंधित प्रतिक्रिया कंडीशन रिफ्लेक्स से इसका नाम आया रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग या प्रतिक्रियात्मक अनुबंधन, ठीक है। ये जो लर्निंग का टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक साइकोलॉजी में लर्निंग का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें। अब ये आपको अगर इनमें से कोई भी वर्ड आएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग, पेवलोवियन कंडीशनिंग, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, तो आपको समझ जाना है कि ये कौन सी कंडीशनिंग की बात हो रही है, ठीक है। ये प्राचीन अनुबंधन है, पेवलोवियन अनुबंधन है, प्रतिक्रियात्मक अनुबंधन है, ये सब एक ही चीज़ है, ठीक है। अब हम करेंगे कि ये है क्या, इवान पेवलोव ने आखिर क्या स्टडी किया था, क्या उनका एक्सपेरिमेंट था। हम यहाँ पे जो भी कंडीशनिंग पढ़ेंगे अब उसमें हम ये जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं इन लोगों की हम एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे और फिर देखेंगे अच्छा एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इन्होंने कैसे पता लगाया कि हम क्या करें तो कैसे लोग सीखते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ से हमें पता चलेंगी, ठीक है। तो अब हम इवान पेवलोव का एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसका नाम था इवान पेवलोव्स डॉग एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये डॉग्स पे काम कर रहे थे, ये तो अब आपको पता चल ही चुका है ना। तो इनका एक्सपेरिमेंट था इवान पेवलोव्स डॉग एक्सपेरिमेंट। इवान पेवलोव का कुत्ता प्रयोग। हिंदी में इसको ये कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस पे एक्सपेरिमेंट चल रहा था इनका और क्या एक्सपेरिमेंट था। तो आई होप ये तो याद करने में अब आपको इजी होगा, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला कि एक
डॉग इन्होंने लिया, ठीक है, और उसको वो फूड देते थे, ठीक है, खाना देते थे, भोजन देते थे। तो ऐसे में क्या होता था कि जैसे डॉग है और उसके पास खाना आया, तो खाने को एकदम देखते ही खाना जैसे उसके पास आया, डॉग ने उसको खाया, सूंघा, ठीक है, तो उसके मुंह में पानी आया, ठीक है, लार जो आती है, सलाइवा जो आता है वो उसके मुंह में आया। अब ये क्या था, नेचुरल प्रोसेस है ना, कुत्ते के पास खाना आएगा, खाना देखेगा, कुत्ता खाना खाएगा तो ऑफ कोर्स उसके मुंह में पानी आएगा, सलाइवा आएगा, लार आएगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि इन्होंने बेल लेके आए, घंटी एक, ठीक है, घंटी लेके आए कुत्ते के पास और उसे रिंग किया, बजाया, तो कुछ नहीं हुआ डॉग को, है ना, ये भी नेचुरल है, इसमें क्या है, अब बेल की आवाज़ सुन के थोड़ी ना उसके मुंह में पानी आएगा, है ना, खाना थोड़ी है वो। तो ये कंडीशन हो गई नेचुरल कंडीशन, ठीक है, मतलब ये स्थिति है नेचुरल स्थिति। हाँ, हर डॉग के साथ ऐसा ही होगा कि भाई उसको खाना दोगे तो उसके मुंह में पानी आएगा, सलाइवा आएगा, अगर उसके सामने घंटी बजाओगे तो उसके मुंह में कुछ नहीं होगा, है ना, नेचुरल सी बात है। तो अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, अब अगले स्टेप में ये क्या करते हैं कि ये पहले बेल रिंग करते हैं, घंटी बजाते हैं और फिर कुत्ते को खाना देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वो कई बार ही करते हैं, कई दिनों तक ये सिलसिला चलता है, ठीक है। तो धीरे धीरे कुत्ते को पता चल जाता है कि जैसे ही बेल बजती है ना तो खाना आता है, बेल बजती है तो खाना आता है, ठीक है। तो अब क्या होने लग गया कि बेल की आवाज़ सुनते ही उसके मुंह में पानी आने लग गया, ठीक है, उसको पता चल गया कि अब खाना आएगा, ठीक है। अब उसके मुंह में सलाइवा आना शुरू हो गया बेल की आवाज़ सुनते ही, बेल की आवाज़ सुनी, सलाइवा आया, एकदम से उसके आगे खाना भी आ गया। तो वो समझ गया कि हाँ मेरे को बेल बज रही है तो अब मेरे लिए खाना आएगा। ये यहाँ पे क्या किया उन्होंने, जो बेल पहले शुरू में कुत्ता जिसके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, अब उस बेल की आवाज़ सुनते ही उसके मुंह में पानी आने लग गया, है ना। यानी कि जो बेल है उसके साथ कुछ हुआ है, कुछ किया है इन्होंने एक्सपेरिमेंट में, ये हमें समझ आ रहा है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया, जब काफ़ी दिनों तक डॉग जो है ये चीज़ अपनी फॉलो कर रहा था कि बेल बज रही थी और उसको खाना मिल रहा था, तो ये चीज़ वो सीख गया कि बेल बजेगी तो मेरे को खाना मिलेगा। अब अच्छे से जब वो सीख गया ये चीज़, तो उन्होंने खाने को हटाया, उन्होंने सिर्फ बेल रिंग की, ठीक है। अब बेल रिंग की, बेल रिंग करते ही डॉग के मुंह में लार आ गई, सलाइवा आ गया, क्योंकि उसे लगा कि अब मेरे को खाना मिलेगा, लेकिन खाना तो नहीं मिला, ठीक है। अब वो सिर्फ बेल की आवाज़ से ही जो है उसके मुंह में पानी आने लग गया, ठीक। ऐसा क्यों, क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठ गया, उसने ये सीख लिया, यहाँ से ये लर्निंग कर ली कि जैसे ही बेल बजेगी मुझे खाना मिलेगा, ठीक है। तो बेल की आवाज़ से ही एकदम से उसके जो सलाइवरी ग्लैंड्स थे वो काम करने लग गए, उसको मुंह में सलाइवा आने लग गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ कंडीशनिंग हो गई। अब इसको थोड़ा सा हम लिख के समझेंगे। आई होप ये एक्सपेरिमेंट, ये स्टोरी आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या था, यहाँ हम देखेंगे कंडीशनिंग की बात, बिफोर कंडीशनिंग की बात, पहले जो नेचुरल चीज़ें थी, ठीक है। बिफोर कंडीशनिंग यानी कि अनुबंधन से पहले, ठीक है, अनुबंधन से पहले क्या स्थिति थी। अनुबंधन से पहले क्या था कि खाना दे रहे थे किसको, कुत्ते को, डॉग को, ठीक है, फूड दिया जा रहा था डॉग को, एंड बेल रिंग करी जा रही थी, बेल रिंग थी, ये भी किसको दिखाई जा रही थी, डॉग को। तो यहां पे क्या स्थिति बन रही थी, जब खाना दिया था
अनुबंधन से पहले की बात है, नेचुरल कंडीशंस है ये, ठीक है, नेचुरल स्थिति है। खाना दिया जा रहा था कुत्ते को, तब क्या हुआ, सलाइवेशन आई, इसके मुंह में लार आई, ठीक है। रिजल्ट क्या हुआ, मुंह में लार, ठीक है, या इंग्लिश में इसको बोलेंगे सलाइवेशन। यहां पे क्या हुआ, कोई लार नहीं आएगी मुंह में, है ना, तो यहां पे नहीं आएगी, सलाइवेशन नहीं होगा, ठीक है। ये जो खाना है हमारा फूड, ये क्या काम कर रहा है, स्टिमुलस का काम कर रहा है ना। हमने पढ़ा था ना पिछली क्लास में सेंस ऑर्गन्स के बारे में कि जब हम देखते हैं तो लाइट जो है वो एक स्टिमुलस का काम करती है और उसके फलस्वरूप हमारी आंखें देखती हैं। तो यहाँ पे खाना जो है वो एक स्टिमुलस का, उद्दीपक का काम कर रहा है, जिसके फलस्वरूप उसके मुंह में पानी आ रहा है। यहाँ पे खाना टेस्ट से रिलेटेड है ना। तो फूड जो है यहाँ पे एक उद्दीपक का, एक स्टिमुलस का काम कर रहा है। तो ये क्या हुआ आपका स्टिमुलस, यानी कि उद्दीपक। लेकिन कैसा उद्दीपक हुआ, कैसा स्टिमुलस हुआ, नेचुरल है, यहाँ पे इसकी कोई कंडीशनिंग नहीं हुई है, कुछ इसमें मिलावट, कुछ इसको अलग से नहीं किया है ना। तो इसको हम बोलेंगे अनकंडीशनड, ठीक है। ये है आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस, ठीक। अनकंडीशनड हो गया, इसको शॉर्ट फॉर्म में कई बार बोल देते हैं UCS, अनकंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है। और उद्दीपक कैसा हुआ, अनुबंधित नहीं है, तो ये हो गया अनानुबंधित उद्दीपक, ठीक है। तो हमारा ये कौन सा हुआ, अनानुबंधित उद्दीपक, ठीक है। कौन सी चीज, खाना, ठीक है, खाने की बात हो रही है। ये खाना हमारा हुआ अनकंडीशनड स्टिमुलस UCS, यानी कि अनानुबंधित उद्दीपक, ठीक। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, मुंह में लार आई, सलाइवेशन हुआ, अनकंडीशनड स्टिमुलस हो गया। अब बेल रिंग जो है, बेल है, बेल को जब हमने रिंग किया तो अगर हम सलाइवेशन वाले एक्सपेरिमेंट में देखते हैं, कानों में सुनाई देगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उसके मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो बेल की आवाज़ है वो उसके मुंह के लिए कोई स्टिमुलस नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल है, उससे उसको कोई असर नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल स्टिमुलस। स्टिमुलस तो है, क्योंकि कान को तो, कान के लिए तो है ना, लेकिन ऐसा स्टिमुलस है जिसका उसके इस एक्सपेरिमेंट में कोई फर्क नहीं है। तो इसको बोलेंगे हम न्यूट्रल स्टिमुलस, ठीक है, या हिंदी में तटस्थ उद्दीपक, ठीक है। इतना समझ आया। ये हो गई हमारी बिफोर कंडीशनिंग की, यानी कि अनुबंधन से पहले की स्थिति। खाना जो है वो अनकंडीशनड स्टिमुलस की तरह है, यहाँ पे अनुबंधित उद्दीपक है, यानी कि नेचुरल है, कुत्ते को खिलाया जाता है, मुंह में लार आती है। बेल बजाई जाती है तो बेल न्यूट्रल स्टिमुलस की तरह है, तटस्थ उद्दीपक की तरह है, उसके मुंह में कुछ नहीं होता, ठीक है। अब हम चलते हैं जहां हम कंडीशनिंग करेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप हो गया हमारा उनके एक्सपेरिमेंट का। अब दूसरा स्टेप क्या है, ड्यूरिंग कंडीशनिंग। देखते हैं क्या होता है। यानी कि अनुबंधन के दौरान, ठीक है।
कि जब उसकी कंडीशनिंग चल रही होती है, अनुबंधन चल रहा होता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो बेल थी हमारी, बेल लेके आते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद लेके आते हैं फूड। ये आपको ध्यान रखना है, पहले बेल आएगी उसके बाद फूड आएगा। ये स्टेप वाइज है, ऐसा नहीं है कि इकट्ठे ही दे रहे हैं। बेल आई, फिर फूड आया और फिर दिया डॉग को। तो यहाँ पे क्या होगा, मुंह में लार आएगी, सलाइवेशन होगा उसको, क्योंकि फूड तो अल्टीमेटली आ गया ना बेल के बाद, ठीक है। लार आएगी, यहाँ पे सलाइवेशन होगा। अब ये सिलसिला जो है काफ़ी दिनों तक चलता है, ठीक है, जब तक कि ये बिल्कुल इसको नहीं दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ भाई बेल बजी तो खाना आता है, ठीक है। अब बेल क्या था हमारा, न्यूट्रल स्टिमुलस था, एनएस था, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने इसको यूसीएस बोला, अनकंडीशनड स्टिमुलस, इसी तरह इसको एनएस भी बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनएस शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोल देते हैं इंग्लिश में। ये तटस्थ उद्दीपक था, यानी कि ये न्यूट्रल था। अब हम दूसरे स्टेप में हमारा ये चल रहा है कि जब बेल के साथ फूड आने लग गया तो उसका सलाइवेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चल रही है, यहाँ पे चल रही है कंडीशनिंग, अनुबंधन, बांध रहे हैं ना हम बेल को खाने के साथ, है ना। तो यहाँ पे वो उसकी जो सीख का प्रोसीजर है, अनुबंधन का प्रोसीजर है, वो चल रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तीसरे स्टेप में, यानी कि अनुबंधन के बाद, अब यहाँ पे लर्निंग हो गई, कंडीशनिंग हो गई इसकी, तो आफ्टर कंडीशनिंग क्या होगा, कई दिनों तक चला ये, अनुबंधन के बाद। अनुबंधन के बाद क्या होगा कि खाली बेल की आवाज़ आएगी, डॉग को सिर्फ बेल सुनाई जाएगी और डॉग के मुंह में पानी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लार आ जाएगी, सलाइवेशन हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अब जो है ये जो स्टिमुलस, ये जो उद्दीपक था जो पहले न्यूट्रल था, तटस्थ था, अब उसकी कंडीशनिंग हो गई है यहाँ पे, ठीक है। इसको कंडीशन कर दिया, फूड के साथ बांध के इसकी यहाँ पे कंडीशनिंग हो गई है, तो अब ये कहलाएगा कंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है। अब हम इसको कहेंगे कंडीशनड स्टिमुलस या CS, ठीक है, या फिर अनुबंधित उद्दीपक, ठीक है, अनुबंधित उद्दीपक, बेल, ठीक है, जो कि पहले था न्यूट्रल स्टिमुलस। तो यहाँ पे आपका ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। यहाँ से क्या हुआ, अब ये जो रिस्पॉन्स आया, अब यहाँ पे जो हमने ये देखा, ये अनानुबंधित उद्दीपक था, और ये जो रिस्पॉन्स था मुंह में लार आना, ये रिस्पॉन्स कैसा था, ये भी अनानुबंधित था, यानी कि नेचुरल था, है ना। तो इस रिस्पॉन्स को हम कहेंगे अनानुबंधित प्रतिक्रिया, ठीक है, या अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है। ये जो रिस्पॉन्स है ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, और जब हमने यहाँ पे इसको इसके साथ पेयर कर दिया तो यहाँ पे जो है सलाइवा आना शुरू हुआ, कंडीशनिंग हो गई धीरे धीरे। अब सिर्फ बेल के आने से ही अगर उसके मुंह में लार आ रही है, सलाइवा आ रहा है,
तो इसका मतलब ये रिस्पॉन्स, ये प्रतिक्रिया कैसी हुई? अनुबंधित प्रतिक्रिया हुई। ठीक है, तो ये वाली प्रतिक्रिया है आपके यहाँ पे अनुबंधित प्रतिक्रिया, यानी कि कंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है, ये उनका एक्सपेरिमेंट था। अब यहाँ पे हमने देखा था ना कि पेवलोव ने क्या बताया था, अपना जो पाचन क्रिया पे, ये डॉग की पाचन क्रिया पे जो रिसर्च कर रहे थे, उसमें उन्होंने क्या डिस्कवर कर लिया था? अनुबंधित प्रतिक्रिया। ठीक है, यानी कि कंडीशन रिफ्लेक्स उन्होंने डिस्कवर कर लिया था, तो वो फिर मनोविज्ञान के फील्ड में काम आया। तो अनुबंधित प्रतिक्रिया यही है कि भाई जब हम किसी भी न्यूट्रल स्टिमुलस को, यानी कि ऐसी उद्दीपक जो कि तटस्थ है, जिसकी वजह से उसको मुंह में पानी नहीं आ रहा है, उसको जब हम खाने के साथ, जो कि एक नेचुरल स्टिमुलस है, अनकंडीशन स्टिमुलस है, अनानुबंधित उद्दीपक है, उसके साथ हम काफ़ी बार जोड़ देंगे, उसके साथ पेयर अप करके जब उसको कई दिनों तक वो चीज़ दिखाएंगे, सिखाएंगे, तो फिर बाद में ये जो तटस्थ उद्दीपक था ये बदल जाता है अनुबंधित उद्दीपक में। ठीक है, यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है अनुबंधन का। ठीक है, दिस प्रोसेस, ये कंप्लीट प्रोसेस ड्यूरिंग कंडीशनिंग, अनुबंधन के दौरान का ये प्रोसेस है। ठीक है, तो ये आपको समझ आना चाहिए अच्छे से। एंड ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस स्टेप में बेल पहले आती है और फूड बाद में आता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। खाना जो है वो नेचुरल नॉर्मल कंडीशंस में ये है बिफोर कंडीशनिंग, अनुबंधन से पहले की स्थिति। ठीक है, यहाँ पे खाना दिया जाता है कुत्ते को, अनानुबंधित उद्दीपक है, यानी कि यहाँ पे अभी कुछ यहाँ पे नहीं सिखाया गया है। तो नॉर्मल कंडीशन में इसके मुंह में लार आ जाती है, सलाइवा आ जाता है, और इसको हम कहेंगे अनानुबंधित प्रतिक्रिया। ठीक है, ये रिस्पॉन्स कैसा है? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। ऐसे ही कंडीशनिंग से पहले की स्थिति में जब उसको बेल की आवाज़ सुनाई देती है तो उसके मुंह में कुछ नहीं होता। ठीक है, इसलिए कुछ नहीं होता, इसलिए ये है न्यूट्रल स्टिमुलस। ठीक है, यानी कि तटस्थ उद्दीपक। अब यही तटस्थ उद्दीपक जब हम इसको, ये क्या हो गया हमारा UCS है ना, इस तटस्थ उद्दीपक को जब हम अनानुबंधित उद्दीपक के साथ अनुबंधन करेंगे कई दिनों तक, तो जो है डॉग के मुंह में लार आनी शुरू हो जाएगी। और कंडीशनिंग के बाद यानी अनुबंधन के बाद क्या होगा? अब खाली बेल की आवाज़ सुनते ही उसका जो प्रतिक्रिया है वो ऐसी होगी जैसे कि खाने के सामने होती थी, यानी उसके मुंह में लार आ जाएगी, कंडीशन रिस्पॉन्स उसका हो जाएगा। ठीक है, अब ये हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की क्या है। एक्सपेरिमेंट अगर आपको समझ आ गया है तो डेफिनेशन उस एक्सपेरिमेंट पे ही आधारित है। ठीक है, हम क्लासिकल कंडीशनिंग कर रहे थे ना, क्लासिकल कंडीशनिंग, पेवलोवियन कंडीशनिंग या रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग। ठीक है, यानी कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, या फिर उसको कहेंगे हम प्राचीन अनुबंधन या पेवलोवियन अनुबंधन या प्रतिक्रियात्मक अनुबंधन। ठीक है, प्राचीन अनुबंधन यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग वह अधिगम है जिसमें किसी तटस्थ उद्दीपक हमारा क्या था? बेल। इस एक्सपेरिमेंट में जो कि न्यूट्रल स्टिमुलस था, को प्राकृतिक उद्दीपक हमारा अनानुबंधित उद्दीपक होता है। ठीक है, अनानुबंधित उद्दीपक जो कि फूड था, के साथ बार बार प्रस्तुत करने पर वह, यानी कि कौन? बेल, स्वयं प्रतिक्रिया उत्पन्न करने लगता है। ठीक है, तो ये समझ आया कि जब हम बेल जो है तटस्थ उद्दीपक है जिसका कोई असर नहीं पड़ रहा था डॉग के मुंह में, तो जब हम उसको फूड के साथ
जो कि अनानुबंधित उद्दीपक है उसके साथ प्रस्तुत करते हैं डॉग को बार बार रिपीटेडली, तो एक समय ऐसा आता है कि जो हमारा तटस्थ उद्दीपक होता है उसका अनुबंधन हो जाता है और फिर खाली तटस्थ उद्दीपक प्रस्तुत करने से ही वो जो डॉग है वो ऐसी प्रतिक्रिया करता है जैसा कि अनानुबंधित उद्दीपक के केस में वो कर रहा था, ठीक है, फूड के केस में कर रहा था। तो यहाँ पे बेल जो है अपने आप में इतना कैपेबल हो जाता है कि अब डॉग जो है वैसी प्रतिक्रिया बेल के लिए करने लग जाता है, जो कि एक्चुअली में एक तटस्थ उद्दीपक था, यानी कि न्यूट्रल था, जिसकी वजह से उसको कोई असर ही नहीं था, ठीक है। सो क्लासिकल कंडीशनिंग इज ए टाइप ऑफ लर्निंग इन विच अ न्यूट्रल स्टिमुलस, ठीक है, न्यूट्रल स्टिमुलस हमारा बेल था, becomes capable of producing a response after being associated with a stimulus that naturally produces that response। naturally कौन प्रोड्यूस करता है हमारा, यहाँ पे UCS है ना, अनकंडीशनड स्टिमुलस, जो नेचुरली प्रोड्यूस करता है रिजल्ट, वो क्या है, फूड। तो यानी कि जैसा रिजल्ट एक अनकंडीशनड स्टिमुलस लेके आता है डॉग के अंदर, वैसा ही रिजल्ट न्यूट्रल स्टिमुलस ला सकता है अगर उस न्यूट्रल स्टिमुलस को इस अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ कई दिनों तक पेयर अप करके डॉग को प्रेजेंट किया जाए या किसी को भी प्रेजेंट किया जाए। ये नॉर्मल एक लर्निंग का सिद्धांत है, ठीक है, जिसका कि नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर प्राचीन अनुबंधन, जो हुआ था डॉग के ऊपर, ठीक है। एक्सपेरिमेंट तो वो पाचन क्रिया से रिलेटेड कर रहे थे, लेकिन साथ के साथ उनकी ये डिस्कवरी निकल के आ गई, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग का इवान पेवलोव का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। प्राचीन अनुबंधन की प्रमुख प्रक्रियाएं यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। तो पहला क्या है इसमें, अर्जन, एक्विजिशन, कुछ चीज़ एक्वायर करना, अर्जित करना, है ना। तो इसमें क्या एक्विजिशन कहाँ पे हो रही होती है हमारी इस एक्सपेरिमेंट में, उद्दीपकों के बीच संबंध स्थापित होने की प्रक्रिया, ठीक है। जब हम अनुबंधन कर रहे होते हैं तब वो चीज़ एक्वायर हो रही होती है, अर्जित हो रही होती है। उदाहरण जो हमने घंटी और भोजन को एक साथ पेयर अप किया था बार बार, वो द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द एसोसिएशन बिटवीन CS एंड US, ठीक है। कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस के बीच का जब हम संबंध बना लेते हैं तब, CS जो कि पहले था NS, न्यूट्रल स्टिमुलस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अर्जित हो रहा है, न्यूट्रल स्टिमुलस जो था उसको CS का स्टेटस अर्जित हो रहा है, ठीक है। यानी कि जो पहले क्या था, तटस्थ उद्दीपक था, वो अब क्या अर्जित कर रहा है, अनुबंधन अर्जित करके क्या बन रहा है, अनुबंधित उद्दीपक बन रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अर्जन हो रहा है, यहाँ पे अनुबंधन का अर्जन हो रहा है, ठीक है, संबंध स्थापित हो रहा है इन दोनों के बीच का। तो ये हो गया आपका अर्जन का, एक्विजिशन का प्रिंसिपल, ठीक है। अगला प्रिंसिपल इसमें और कौन सा होता है, विलोपन का, एक्सटिंक्शन का, ठीक है। व्हेन द CS इज रिपीटेडली प्रेजेंटेड विदाउट US, ठीक है, यानी कि जो हमारा कंडीशन स्टिमुलस है वो बिना अनकंडीशन स्टिमुलस के जब दिया जाता है, द CR ग्रेजुअली डिसअपियर, CR मतलब कंडीशन रिस्पॉन्स, यानी कि एग्जाम्पल बेल रिंग्स बट नो फूड इज गिवन। अब क्या होता है कि हमने एक्सपेरिमेंट में देखा कि दोनों का अनुबंधन स्थापित हो गया, ठीक है। उसके बाद खाली बेल बजती है तो भी उसके मुंह में लार आती है, डॉग के मुंह में। अब अगर कई दिनों तक ये चीज़ भी रिपीट होती गई उसके साथ, ठीक है, कि खाली बेल बज रही है और लार आ रही है लेकिन उसको दिख रहा है कि फूड नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये चीज़ भी अगर कई दिनों तक रिपीट हो जाएगी ना, तो क्या होगा, फिर उसको वो ये सीख लेगा कि बेल बजती है तो खाना नहीं आता है, ठीक है। तो यानी कि जो उसने सीखी थी चीज़ वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो ये है वो विलोपन का, ठीक है, कि व्हेन द CS, यानी कि CS यहाँ पे कौन था, बेल बन गया था ना, CS घंटी जो थी वो हमारी कंडीशन स्टिमुलस बन गई थी, अनुबंधित
उद्दीपक बन गई थी, उसको जब हम बिना यूएस के यानी कि बिना फूड के बार बार अगर उसको दिखाएंगे, प्रस्तुत करेंगे, तो सीआर जो कंडीशन रिस्पॉन्स है, अनुबंधित प्रतिक्रिया है, वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। अनुबंधित प्रतिक्रिया क्या थी इस केस में? उसकी सलाइवेशन थी ना, जो कि खाली बेल के आने से हो रही थी, तो वो जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। यानी कि बेल रिंग्स बट नो फूड इज गिवन, ये अगर कंडीशन हम रखेंगे बहुत दिनों तक, तो फिर वो फिर से वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, यदि घंटी बजाई जाए लेकिन भोजन ना दिया जाए तो धीरे धीरे लार आना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? विलुप्त हो गया, एक्सटिंक्शन, विलोपन हो गया। अगला है स्वतः पुनर्प्राप्ति, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। पुनर्प्राप्ति मतलब फिर से दोबारा से वो चीज़ हो जाना, स्वतः अपने आप से स्पॉन्टेनियसली हो जाती है। कुछ समय बाद वही प्रतिक्रिया पुनः दिखाई दे सकती है। रीअपियरेंस ऑफ एन एक्सटिंग्विश्ड रिस्पॉन्स आफ्टर अ रेस्ट पीरियड। अब हो सकता है कि थोड़े दिनों तक वो विलुप्त हो जाए, लेकिन हो सकता है कि उसके थोड़े दिनों बाद वो फिर से वही प्रतिक्रिया जो है वो करने लग जाए। ठीक है, तो इसमें पुनः प्राप्ति हो जाती है, रिकवरी हो जाती है कई बारी। और क्या है? सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन। ठीक है, सामान्यीकरण मतलब अब यहाँ पे जो बेल थी, अगर उसकी जैसी रिंग, बेल कंडीशन हो गई थी हमारी, ठीक है, बेल का हमारा अनुबंधन हो गया था। अब अगर बेल जैसी ही कोई और आवाज़ भी आई, तो कई बारी क्या करते हैं, वो डॉग की बेल जैसी ही आवाज़ आने पर भी सेम रिस्पॉन्स, सेम प्रतिक्रिया दिखाता है। ठीक है, समान उद्दीपकों पर भी प्रतिक्रिया देना। ठीक है, उदाहरण घंटी जैसी आवाज पर भी लार का आना। ओके, रिस्पॉन्डिंग सिमिलरली टू द स्टिमुलाई रिजेंबलिंग टू द कंडीशन स्टिमुलाई। ठीक है, जो अनुबंधित हो चुकी होती है हमारा उद्दीपक, कंडीशन स्टिमुलस जो बन चुका होता है, उसके जैसा ही कोई और स्टिमुलस अगर आएगा तो भी कई बारी क्या होता है, सेम रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, डॉग सलाइवेट्स टू सिमिलर साउंडिंग बेल्स। ये तो हो गया सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन। अब एक और आता है विभेदीकरण यानी डिस्क्रिमिनेशन, कि अगर उस बिल्कुल वही आवाज़ चाहिए, उसके अलावा कोई और भी आवाज़ हुई तो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ठीक है, केवल विशेष उद्दीपक पर प्रतिक्रिया देना। ठीक है, उदाहरण केवल एक विशेष घंटी पर ही लार का आना, उसके जैसी पे नहीं आना। ठीक है, यहाँ पे क्या है, उसके जैसी भी हुई तो भी सेम लार का आना, रिस्पॉन्स आना। यहाँ पे उसके जैसी नहीं, वही चाहिए आवाज़। ठीक है, लर्निंग टू रिस्पॉन्ड ओनली टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस, एग्जाम्पल डॉग सेलिवेट ओनली टू वन पर्टिकुलर बेल। ठीक है, तो ये 5 आपके प्रिंसिपल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले क्या? एक्विजिशन यानी कि अर्जन करना। और क्या क्या हो सकता है? विलोपन, एक्सटिंक्शन, सीखी गई आदत का मतलब विलुप्त हो जाना। स्वतः पुनर्प्राप्ति, फिर से वो प्रतिक्रिया का रिकवरी हो जाना, पुनर्प्राप्ति हो जाना। और फिर लास्ट के 2 हैं आपके उससे रिलेटेड की उद्दीपक से रिलेटेड की समान उद्दीपक है या अलग अलग उद्दीपक हैं। ठीक है, सामान्यीकरण जनरलाइजेशन और विभेदीकरण डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये हो गए आपके 5 प्रिंसिपल्स। अब हम बात कर लेते हैं, हमने इवान पेवलोव का एक्सपेरिमेंट देख लिया, डॉग के ऊपर था, क्लासिकल कंडीशनिंग में यानी कि प्राचीन अनुबंधन में। और हमने जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, 5 नियम हैं प्राचीन अनुबंधन के, वो भी देख लिए। अब इसी के अंदर, प्राचीन अनुबंधन के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था जॉन बी वॉटसन। ठीक है, उन्होंने भी रिसर्च की थी। अब हम जॉन बी वॉटसन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी क्लासिकल कंडीशनिंग के अंडर ही आते हैं। जॉन बी वॉटसन जो थे, इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था अलॉन्ग विद रजाली रेनर। ठीक है,
इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी इसी प्रकार का एक एक्सपेरिमेंट किया था। रजाली रेनर इनकी स्टूडेंट थी एंड इनकी वाइफ भी थी। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसका नाम था लिटिल एल्बर्ट। ठीक है, लिटिल एल्बर्ट उनके एक्सपेरिमेंट का नाम था। ऐसा क्यों था? क्योंकि उसमें उन्होंने एक छोटा बेबी लिया, 11 मंथ का ह्यूमन बेबी, ठीक है, और उसका नाम तो कुछ और था लेकिन उन्होंने एल्बर्ट रखा और इस एक्सपेरिमेंट का नाम लिटिल एल्बर्ट रखा। ठीक है, इन्होंने 11 मंथ ओल्ड बेबी लिया था यहाँ पे, ठीक है, उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया। अब ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया इन्होंने? बिल्कुल सिमिलर वैसे डॉग के साथ जैसे फूड और बेल का था वैसे ही है। तो मैं यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट बता देती हूँ और फिर जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो पॉइंट हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि जो लिटिल एल्बर्ट था, 11 मंथ ओल्ड बेबी, इसको जो है ये इसके सामने एक छोटा सा रैट लेके जाते हैं, वाइट रैट, ठीक है, सफ़ेद चूहा, ठीक है, फर वाला जो होता है वो लेके जाते हैं। और ये बेबी क्या करता है, उसके साथ खेलने लग जाता है, उसके फर से खेलने लग जाता है, उसको कोई डर नहीं लगता बेसिकली उससे, ठीक है, और उसको हाथ लगा के और ऐसे उसके साथ वो खुश रहता है, खेलता है। अब इस केस में क्या हुआ, नेचुरली जो है उसका रिस्पॉन्स कैसा है बच्चे का? फियरलेस, कोई डर नहीं है, निडरता का रिस्पॉन्स है। ठीक है, अब क्या होता है कि वो बच्चे को चूहा देते हैं, ठीक है, और मतलब जैसे बच्चा है उसके पास वो सफ़ेद चूहा छोड़ते हैं और पीछे से उसके सर के पास ज़ोर से जो है ऐसे जैसे लोहे की बेल होती है, लोहा लेके और उसके ऊपर हथौड़े से जो या डंडे से, लोहे के डंडे से जो बेल मारते हैं, इस टाइप की वो साउंड बजाते हैं, ठीक है, बच्चे के सर के पीछे। तो जैसे ही बच्चा उसको हाथ लगाने को होता है, उसको यहाँ पे अपने कान के पीछे जो है ऐसी आवाज़ सुनाई देती है ज़ोर से, और ये चीज़ बच्चे के साथ बार बार रिपीट हो रही होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बच्चा सोचता है कि जैसे मैं इसको बच्चा क्या उस आवाज़ से डर जाएगा, छोटा बच्चा होगा तो, है ना, 11 मंथ का बच्चा है वो, तो जैसे ही वो उसके पास जाने की कोशिश करता है, एकदम से इतनी ज़ोर की आवाज़ आती है, वो डर जाता है। तो फिर धीरे धीरे बच्चा जो है, ये चीज़ काफ़ी दिनों तक चलती है और बच्चा ये सीख जाता है कि ये जो फरी एनिमल है, ये जो फर वाला जो चूहा है, ठीक है, ये चीज़ें डरावनी होती हैं, ठीक है, ये उसके मन में जो है डर आ जाता है। तो यहाँ पे अनुबंधित प्रतिक्रिया क्या हुई? डर की प्रतिक्रिया, ठीक है। यहाँ पे जब भी वो उस फर वाले के पास जाता, चूहे के पास, तो पीछे से उसको बेल जो कि सुनाई पड़ती और इससे क्या होता कि वो जो है डर जाता। अब क्या होने लग गया, उन्होंने वो बेल हटा दी, है ना, कंडीशन हो गई, चूहा जो है अनुबंधित हो गया बेल की वजह से, है ना। तो अब क्या होगा, अब खाली वो चूहा भी आएगा, सिर्फ सफ़ेद चूहे को ही भेजेंगे तो बच्चा उससे डरने लग गया, रोने लग गया, बिना बेल की, वो बिना उसकी आवाज़ के, ज़ोर की जो आवाज़ थी, ठीक है। तो अब बच्चे को इतना डर बैठ गया कि चाहे वैसा कोई टॉय हो, कोई पिलो हो जो कि फर वाला हो, तो बच्चा उससे डरने लग गया। फर वाली चीज़ों से जो है बच्चे को डर बैठ गया मन के अंदर बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये तो समझ आ गया आपको कि कैसे अनुबंधन हुआ यहाँ पे रैट का, जो सफ़ेद चूहा है उसका, और बच्चा जो है फिर उस सफ़ेद चूहे से, जिससे कि वो पहले नहीं डरता था, उससे डरना शुरू हो गया, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस एक्सपेरिमेंट से जो महत्वपूर्ण बात निकल के आई वो ये थी कि ये जो बच्चे के अंदर इतना डर जो आया, ठीक है, ये इंड्यूस किया गया, बच्चे के अंदर ये डर डाला गया, है ना। तो इस प्रकार से जो कुछ फोबियाज़ होते हैं, कुछ एक्सेसिव डर होते हैं, फियर होते हैं, वो भी जो है कंडीशनिंग के द्वारा इंड्यूस किए जाते हैं, किए जा सकते हैं या हो जाते हैं लोगों के अंदर, है ना। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या सीखने को मिला कि जो फोबियाज़ होते हैं, एक्सेसिव फियर्स होते हैं, फोबियाज़, एक्सेसिव फियर्स, डर जो होते हैं वो क्या होता है, इंड्यूस किए जा सकते हैं बाय क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है।
तो ये इनके एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में इस तरीके से आए कि जो फोबियाज होते हैं वो इंड्यूस किए जा सकते हैं बाई विच कंडीशनिंग, तो आपको पता होना चाहिए क्लासिकल कंडीशनिंग और किसने, यानी कि प्राचीन अनुबंधन का नियम है या उसका एक एक्सपेरिमेंट है ये, और किसने किया था ये एक्सपेरिमेंट, ये किया था जॉन बी वॉटसन ने और रजाली रेनर ने मिलके। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट लिटिल एल्बर्ट का एक्सपेरिमेंट। तो लिटिल एल्बर्ट का एक्सपेरिमेंट ये सिद्ध करता है कि डर या फियर जो है कैन बी इंड्यूस्ड। ठीक है, कैन बी इंड्यूस या कैन बी एक्वायर्ड, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये था जॉन बी वॉटसन का। अब ये आपका हो गया यहाँ पे, यानी कि जो उस बच्चे के अंदर एक प्रकार से असामान्य बिहेवियर आ गया ना, एबनॉर्मल बिहेवियर आ गया कि जिस एनिमल से वो डरता नहीं था पहले, उससे वो अब इतना खौफ खाने लग गया कि उस जैसी और भी चीज़ें, अगर टॉय है या कोई पिलो है फर वाला, तो उससे भी वो डरने लग गया, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब हमारा प्राचीन अनुबंधन हो गया समाप्त यहाँ पे। ठीक है, अब हम करते हैं अगली कंडीशनिंग, जो कि है हमारी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या नैमित्रिक अनुबंधन। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे करेंगे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ठीक है, इसको बोलेंगे नैमित्रिक अनुबंधन। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन को इंग्लिश में ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ इसको नैमित्रिक बोल दो या नैमित्तिक बोल दो, अनुबंधन ये बोलते हैं। अब ये किसने दिया था, ये दिया था B.F. स्किनर ने, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, B.F. स्किनर ने ये दिया था। अब इसमें क्या बताया था इन्होंने क्या बोला था कि जो हमारी लर्निंग है, जो हम सीखते हैं, उसमें बहुत बड़ा प्रभाव जो है हमारे रिजल्ट का पड़ता है, नतीजों का पड़ता है, कॉन्सिक्वेंसेस का पड़ता है। वो कैसे कि अगर हमने कुछ काम किया, कुछ बिहेवियर किया, ठीक है, और उसका परिणाम जो है हमारे लिए पॉजिटिव था, या हमारे लिए उसका परिणाम कुछ रिवॉर्ड था, कुछ इनाम था, तो हम उस बिहेवियर को जो है बार बार रिपीट करेंगे। या यही अगर हमने कुछ बिहेवियर किया और उसका परिणाम ऐसा हुआ कि उसके फलस्वरूप हमें कुछ दंड मिला, तो हम उस बिहेवियर को नहीं करेंगे या उसको कम कर देंगे। ठीक है, तो ये इस चीज़ पे आधारित था कि हमारा जो भी हम बिहेवियर करते हैं उसका परिणाम कैसा है बेसिकली। ठीक है, उसके प्रभाव के हिसाब से ये यहाँ पे लर्निंग को इन्होंने बताया या कंडीशनिंग को इन्होंने बताया। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला, यहाँ पे इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसकी बात कर लेते हैं। इनके एक्सपेरिमेंट का नाम था स्किनर्स बॉक्स। ठीक है, तो सिंपल सा इनका एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने एक बॉक्स लिया था, ठीक है, और उस बॉक्स में एक चूहे को इन्होंने रखा था। ठीक है, चूहे को रखा था बॉक्स में, जैसे अगर ये एक बॉक्स है और यहाँ पे रेड कैसे बनाऊं,
ठीक है, ये अगर कोई चूहा है और यहाँ पे है एक पैडल टाइप्स, ठीक है, लीवर है या पैडल है ये कह लो, और यहाँ पे ये बाहर की तरफ ये जो है रास्ता जाता है जिसमें से खाना आता है, ठीक है। तो ये जो रैट था इसके अंदर, बॉक्स के अंदर, स्किनर बॉक्स के अंदर, वो इन्होंने ऐसे छोड़ दिया और यहाँ पे एक पैडल लगा दिया, ठीक है। वो पैडल पे अगर ये हाथ मारेगा तो ये खुल जाएगा और यहाँ से फूड जो है, फूड पैलेट कह लो या जो खाने की गोलियाँ थी, इसको वो मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन इसको पता नहीं था, है ना। तो इन्होंने उस बॉक्स में इस चूहे को डाल दिया और इसको तो पता नहीं था। अब इस चूहे को जो है बहुत ज़ोर से भूख लग रही होती है, ये अंदर होता है अब, लेकिन इसके पास खाना होता नहीं और इसको ये नहीं पता खाना कहाँ से मिलेगा, कैसे आएगा, ठीक है। इसको तो कोई आइडिया नहीं है, ये ऐसे ही भूख के मारे तड़प रहा होता है, कूद रहा होता है, इधर उधर भाग रहा होता है इस बॉक्स के अंदर, और गलती से जो है इस पेडल पे इसका हाथ या इसका पैर लग जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, ये यहाँ से ओपन हो जाता है स्लॉट और इसमें से इसके जो फूड पैलेट है या खाने की जो गोलियां हैं वो आ जाती हैं और ये खा लेता है। अब इसको लेकिन समझ भी नहीं आया कि ये कैसे हुआ, है ना, इतना ध्यान नहीं दिया होगा। फिर अगली बारी सेम चीज़ रिपीट होती है, इसको भूख लग रही होती है, फिर से ऐसे ही उछल कूद रहा होता है और फिर से ऐसे गलती से लग जाता है और फिर से खाना आ जाता है। अब ये बार बार वैसे भी भूख लगे या ना लगे, ये जैसे उछल कूद कर रहा होता है, इसका जब जब यहाँ पे हाथ या पैर लगता है तो वहाँ से खाना आ जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ जो है बार बार रिपीट हो रही होती है, तो ये भी सोचता है कि कहीं ना कहीं से तो यहाँ पे खाना आ रहा है ना, कैसे आ रहा है वो समझ नहीं आ रहा। फिर धीरे धीरे कभी इसका अगर ध्यान चला गया तो इसको नोटिस हो गया कि ये मैं जब पैडल यहाँ पे इस पे हाथ मारता हूँ तो खाना आता है, ठीक है। फिर इसको जो है धीरे धीरे बार बार रिपीट करने से इसको श्योरिटी हो गई, इसने मार के देखा खाना आया, फिर से मार के देखा खाना आया, तो अभी ये हो गया श्योर। तो यहाँ पे इसको क्या मिल रहा है, पैडल पे हाथ मारने से इसको क्या मिल रहा है, खाना मिल रहा है। खाना इसके लिए क्या है, रिवॉर्ड है, इनाम है, ठीक है। तो ये अब बार बार इस पैडल को अपने आप ही बार बार मारेगा जब ये श्योर हो गया तो, ठीक है। बार बार लीवर को, पैडल को जो है ये पुश करेगा सो दैट इसको खाना मिल जाए, इसको इनाम मिल जाए। तो ये क्या हुआ, प्रबलन हुआ, रीइंफोर्समेंट हुई है, ठीक है। प्रबलन, रीइंफोर्समेंट, ठीक। तो यहाँ से ये पता चल गया कि जब उसको ये पता चल रहा है कि मेरे को खाना मिल रहा है, मेरे को इनाम मिल रहा है, तो अब वो इस बिहेवियर को बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। माना कि जो साइंटिस्ट हैं उनका मकसद यही था कि वो जो है इसको बार बार इससे ये बिहेवियर करवाएं कि ये इस पेडल को बार बार पुश करे, तो वो इन्होंने अचीव कर लिया उसको इनाम देके खाने के रूप में, ठीक है। तो यहाँ से ये सिद्ध होता है कि जो हमने बात की थी कि जब हम कोई बिहेवियर करते हैं अगर उसके फलस्वरूप हमें इनाम मिलता है तो वो बिहेवियर हम रिपीट करते हैं। ये था इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का मानना, ठीक है, या फिर नैमित्तिक अनुबंधन का मानना। तो यहाँ पे इसने जो बिहेवियर किया इस पेडल को पुश करके, इसके फलस्वरूप इसे बार बार खाना मिल रहा था, तो अब ये इस बिहेवियर को बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से ये एक्सपेरिमेंट स्थापित करता है। तो स्किनर ने यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ें दी, एक तो दिया इन्होंने प्रबलन और एक इन्होंने बताया दंड, ठीक है। प्रबलन मतलब रीइंफोर्समेंट और दंड मतलब पनिशमेंट, ठीक है। जब हमें कोई प्रक्रिया, कोई बिहेवियर उसको मजबूत करना है, उसको बढ़ावा देना है, हम चाहें कि ये रिपीट हो बार बार, तो रीइंफोर्समेंट, प्रबलन करना चाहिए। और जब ऐसा हो कि किसी व्यवहार को कम करना है तो क्या करना चाहिए, तो उस समय पिक्चर में आता है दंड या पनिशमेंट, ठीक है। किसी व्यवहार को रोकना हो, खत्म करना हो या उसे कम करना हो तो पनिशमेंट का सहारा लिया जाता है, और अगर किसी व्यवहार को बढ़ावा देना हो, हम चाहें कि बार बार रिपीट हो, तो उसको प्रबलन या रीइंफोर्समेंट उसका किया जाता है, ठीक है। जैसे अब अगर क्लास में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है तो मैम उसको गुड देती हैं, है ना, या चॉकलेट देंगी, या घर पे उसको तारीफ मिलेगी
क्यों? ताकि वो बच्चा फिर अगली बार टेस्ट में दोबारा से अच्छे मार्क्स लाए, पढ़ाई करे, अच्छे मार्क्स लाए, है ना। वहीं अगर कोई बच्चा क्लास में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, घर पे आके नहीं पढ़ाई करता है, तो आपने देखा होगा मैम कई बार उनको पनिशमेंट देती है, उनको खड़े होने के लिए पनिशमेंट मिलती है। तो वो पनिशमेंट किस लिए मिलती है? ताकि वो जो इतना फालतू क्लास में जो इधर उधर भटकते हैं, ध्यान नहीं लगाते हैं, उस बिहेवियर को वो कम करें या ख़त्म करें, ताकि उनके मन में ये आए कि अगर मैंने आज फिर से शरारत करी तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, प्रबलन और दंड काम करते हैं। अब रीइंफोर्समेंट हमारा दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ऐसे ही पनिशमेंट भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हम ये देखते हैं कैसे होता है। तो ये है सकारात्मक, पहले हम रीइंफोर्समेंट देखेंगे, प्रबलन देखेंगे। सकारात्मक प्रबलन यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। और नकारात्मक प्रबलन यानी कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब कुछ चीज़ें होती हैं जिनको रीइंफोर्समेंट कहा जाता है, जिनको प्रबल कहा जाता है। ये चीज़ें जो होती हैं ये पॉजिटिव हो सकती हैं, नेगेटिव हो सकती हैं। पॉजिटिव में क्या होगा? जैसे इनाम देना, प्रशंसा करना, है ना। नेगेटिव में क्या? दुख, पेन, ठीक है, ये चीज़ें, अनवांटेड सिचुएशन, ये चीज़ें। अब दोनों का ही मकसद जो है ये व्यवहार को बढ़ावा देना है, ठीक है। व्यवहार को घटाना पनिशमेंट का मकसद है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट का मकसद है व्यवहार को बढ़ावा देना, चाहे वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है चाहे वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। वो कैसे? यहाँ पे जो रोल प्ले करते हैं वो पॉजिटिव रीइंफोर्सर और नेगेटिव रीइंफोर्सर करते हैं। यानी कि जो पॉजिटिव रीइंफोर्सर हैं उनको तो हम यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें व्यवहार को बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ठीक है। किसको? पॉजिटिव रीइंफोर्सर को। और यहां पे क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं नेगेटिव रीइंफोर्सर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ जाएगा। पॉजिटिव रीइंफोर्सर का एग्जाम्पल है कोई भी अवार्ड, कोई भी इनाम, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया इसका इनाम, अवार्ड, तारीफ, प्रशंसा, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं ये हो गए आपके पॉजिटिव रीइंफोर्सर। तो अब एक बच्चा अगर क्लास में फर्स्ट आ रहा है यूनिट टेस्ट में, तो उसको घर पे इनाम मिलेगा, स्कूल में इनाम मिलेगा, तो वो बच्चा और पढ़ाई करेगा, है ना, और अगली बार फिर से फर्स्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या चीज़, कौन सा बिहेवियर यहाँ पे रिपीट हुआ? पढ़ने का, ठीक है। स्टूडेंट के केस में जो हमने एग्जाम्पल लिया वो क्या बिहेवियर हमने स्ट्रेंथन किया? कौन सा बिहेवियर स्ट्रेंथन किया? कौन सी प्रतिक्रिया? पढ़ाई करने की प्रतिक्रिया, स्टडी। इसको हमने बढ़ाया, ठीक है, इनाम देके। अब करते हैं बात नकारात्मक प्रबलन की, यानी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की। इसमें हमें माइनस करना है नेगेटिव रीइंफोर्सर, ठीक है। जैसे उसमें पॉजिटिव रीइंफोर्सर का एग्जांपल था इनाम, अवार्ड, इसमें नेगेटिव रीइंफोर्सर का एग्जांपल क्या होता है? जैसे कुछ पेनफुल चीज़, दुख, दर्द हो गया, कुछ कहीं से आपको दुख मिल रहा हो, दर्द मिल रहा हो, ठीक है, अनवांटेड सिचुएशन हो, कुछ जो आप फेस ना करना चाहें, ठीक है। तो ऐसी चीज़ अगर आपको लगेगी कि मेरा ये चीज़ मेरे को माइनस करनी है लाइफ में, ठीक है, दुख दर्द वगैरह हटाना है, ठीक है, तो उसके लिए आप बिहेवियर को इम्प्रूव करोगे या बिहेवियर को बढ़ावा दोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो हमने ये बच्चा देख लिया जो कि फर्स्ट आ रहा है और ये पढ़ाई बहुत ज़्यादा कर रहा है और फिर उसको इनाम मिल रहा है, तो और पढ़ाई कर रहा है और फिर उसके बाद वो फिर से टॉप कर रहा है क्लास में, ठीक है। अब एक बच्चा है वो बिल्कुल नहीं पढ़ता,
ठीक है, और वो शरारतें बहुत करता है, सब कुछ है, लेकिन अब उसको पढ़ाना है कि भाई पढ़ो, तो अब उसको ये चीज़ तो उसके लिए बिल्कुल काम की नहीं कि आप उसे इनाम दोगे तो वो पढ़ लेगा, उसको इस इनाम से मतलब नहीं है, ठीक है। वो ऐसा बच्चा है, इतना शरारती बच्चा है और उसको बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी। हाँ, लेकिन उस बच्चे को ये है कि अगर मैं फेल हो गया, ठीक है, तो मेरी क्लास के सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे को दूसरी वापस से ये क्लास रिपीट करनी पड़ेगी, और वो चीज़ उसके लिए पेनफुल है, वो दर्दनाक दर्दनाक चीज़ है उसके लिए, ठीक है। तो अब उस दर्द को वो फेस नहीं करना चाहता, ठीक है, तो उस दर्द को फेस ना करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसे थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो वो अब पढ़ाई करेगा, तो इस हिसाब से उसकी जो पढ़ने की फ्रीक्वेंसी थी या उसका जो पढ़ने की प्रतिक्रिया थी वो इंक्रीज होती है, स्टडी करता है वो, ठीक है। इतना तो पढ़ता है कि भाई मुझे फेल नहीं होना, वो उस सिचुएशन को, फेल होने वाली सिचुएशन, यहाँ नेगेटिव उसके लिए क्या है, इस केस में नेगेटिव रीइंफोर्सर क्या है, इसके लिए तो था इनाम अवार्ड, इसके लिए क्या है, फेल होना, ठीक है। एग्जाम में फेल हो गया तो इसको दर्द होगा और वो ये नहीं चाहता, ठीक है, कि मैं फेल हो जाऊं, ये सिचुएशन उसको नहीं देखनी है, तो इसको माइनस करना है उसे अपनी लाइफ से, तो उसके लिए फिर अब इसको अपना पढ़ाई करने का बिहेवियर जो है बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, इसके मुकाबले उतना नहीं होगा, जो रिवॉर्ड से मोटिवेट हो रहा है वो फेल होने वाली चीज़ से उतना मोटिवेट नहीं होगा कि टॉप कर जाएगा, है ना, लेकिन वो उतना पढ़ लेगा कि भाई मुझे फेल नहीं होना। यहाँ पे बिहेवियर इतना इंक्रीज होता है कि एटलीस्ट वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं, दुख दर्द, अनवांटेड सिचुएशन जो वो नहीं फेस करना चाहते, उसको अवॉइड कर पाएँ, ठीक है। होता यहाँ पे भी बिहेवियर स्ट्रेंथन ही है, ठीक है। दोनों के केस में जो है प्रतिक्रिया मजबूत होती है, बिहेवियर इज स्ट्रेंथेंड। कौन सा बिहेवियर, जो भी हम बिहेवियर चाहें उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, दोनों के केस में, ठीक। आई होप ये समझ आया आपको। इसी तरह इसका एक और एग्जाम्पल लें, अगर तो जैसे सपोज करो एक पर्सन है, वो बाइक चलाता है और हेलमेट नहीं पहनता, ठीक है। हालांकि सेफ्टी के लिए हेलमेट बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी हम उस एंगल से नहीं लेते एग्जाम्पल, हम इसको अलग तरीके से एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो वो हेलमेट नहीं पहनता, लेकिन उसे ये पता है कि अगर 500 मीटर वो और आगे जाएगा तो वहाँ पुलिस मिलेगी और उसका चालान कट जाएगा, ठीक है। अब चालान वो नहीं कटवाना चाहता, चालान जो है उसके लिए क्या है, दुख दर्द, अनवांटेड सिचुएशन है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, चालान से बचने के लिए, कि उसको चालान ना कटवाना पड़ जाए अपना, इसलिए वो हेलमेट पहन लेगा। तो जो हेलमेट पहनने का बिहेवियर जो वो पहले नहीं कर रहा था या अवॉइड कर रहा था, अब वो पहन लेगा। क्यों? क्योंकि वो इस सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहता, नेगेटिव रीइंफोर्सर को फेस नहीं करना चाहता, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका इसका यही है कि आप ये फाइंड आउट करो, अगर आपको कहीं क्वेश्चन भी इस तरीके से आया है कि आपको देखना है कि इसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लगेगी, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट लगेगी या पनिशमेंट लगेगी, क्या लगेगा, है ना। तो सबसे आसान तरीका यही है कि पहले आप ये देखो कि बिहेवियर को मजबूत करने की बात की गई है या कमज़ोर करने की। अगर तो बिहेवियर को मजबूत करने की बात की गई है तो सीधी सी बात है, प्रबलन की बात है, पनिशमेंट तो वैसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। अब उस बिहेवियर को कैसे उसको मजबूत किया जा रहा है, ये देखो, क्या उसमें कोई चीज़ पॉजिटिव चीज़ है जो ऐड की जा रही है, यानी कि दी जा रही है, या कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ है जो कि हटाई जा रही है, जिसको अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको अपना जवाब मिल जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। अब ये हो गया हमारा रीइंफोर्समेंट, यानी कि हमारा प्रबलन का टॉपिक। अब यहाँ पे हमने देखा था हमारी नैमित्रिक अनुबंधन में, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में, प्रबलन और दंड, ठीक है। प्रबलन हो गया, अब हम दंड की बात करेंगे, पनिशमेंट की। ठीक है। अब आपकी जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट भी क्या हो सकती है, नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक। तो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है,
पॉजिटिव में क्या होगा, हम कुछ ऐड करेंगे, ठीक है, पनिशमेंट को यहाँ पे ऐड करते हैं और यहाँ पे क्या चीज़ माइनस करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं हम ऐड पनिशमेंट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, दंड स्वरूप हम यहाँ पे माइनस करते हैं, ठीक है। क्या माइनस करते हैं वो देखेंगे, पहले ऐड पनिशमेंट देखते हैं, यानी कि दंड को उसमें ऐड करना। कैसे, अब जैसे सपोज करो कोई बच्चा शरारत कर रहा है क्लास में, तो मैम उसको क्या करेंगी, उसको पनिशमेंट दे देंगी, बोल देंगी 15 मिनट तक, आधे घंटे तक जो है आप खड़े रहो या हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, है ना। इस तरीके से उसको पनिशमेंट मिलेगी। और वो क्यों मिलेगी, ताकि जो शरारत कर रहा है आगे से ना करे, है ना। तो यहाँ पे जो बिहेवियर है शरारत करना, उसको कम करने की कोशिश करी जा रही है। रीइंफोर्समेंट में, प्रबलन में क्या था, बिहेवियर को बढ़ा रहे थे, यहाँ पे बिहेवियर को या प्रतिक्रिया को कमजोर किया जाता है, कमजोर या खत्म करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। यानी कि टू डिक्रीज द बिहेवियर, ठीक है, डिक्रीज द बिहेवियर, डिक्रीज या स्टॉप, ठीक है। इन दोनों केसेस में, पनिशमेंट के केस में, चाहे वो पॉजिटिव पनिशमेंट है चाहे वो नेगेटिव पनिशमेंट है, उसमें बिहेवियर को कम किया जाता है या ख़त्म किया जाता है। प्रबलन में, रीइंफोर्समेंट में बिहेवियर को बढ़ाया जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पनिशमेंट में क्या होगा, जैसे मैंने बच्चे का एग्जाम्पल दिया, शरारत कर रहा था, शरारत को मैम को जो है कम करना था या ख़त्म करना था, इसलिए उसको पनिशमेंट दी कि आप 15 मिनट तक हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे उसको मिल गई पनिशमेंट, पनिशमेंट ऐड हो गई, ठीक है। अब है माइनस, ठीक। अब सपोज करो कि अगला पीरियड है गेम्स का, है ना, बच्चों को गेम्स बहुत पसंद है। अब माइनस वाली पनिशमेंट कैसे होगी कि उस किसी को भी जब पनिश कर रहे हो तो पनिशमेंट स्वरूप उसको कुछ ऐड नहीं करते, कुछ उसके जो बेनिफिट होते हैं, कुछ चीज़ें उसको जो प्राप्त होती हैं वो माइनस कर देते हैं। तो मैम उसको बोल देंगी कि नेक्स्ट पीरियड में जो है आप गेम्स के पीरियड में नहीं जाओगे, आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ोगे, ठीक है। तो ये उसको नेगेटिव पनिशमेंट मिली। नेगेटिव कैसे कि उसका जो एक बेनिफिट था, उसको जो मिला हुआ था और बच्चों के साथ कि गेम्स का पीरियड है, आपको खेलने जाना है, वो उसका माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से और क्या हो सकते हैं, जैसे कोई भी प्रिविलेज दिया है कि आपको छूट प्राप्त है किसी चीज़ पे, है ना, वो छूट आपकी वापस ले ली जाए। कोई भी, ये तो मैंने स्कूल के एग्जाम्पल दिए, बड़े लेवल पे आप देख सकते हैं, और किसी भी लेवल पे अगर कोई ठीक से काम नहीं करेगा तो उससे वो चीज़ें जो है पनिशमेंट के फलस्वरूप, या उससे उसको जो प्रिविलेजेस प्राप्त हैं उनको वापस ले लेना, या यहाँ पे पनिशमेंट फलस्वरूप कोई मॉनिटरी पेनल्टी लगा देना, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो आती हैं हमारी पनिशमेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस द बेनिफिट्स, ठीक है, सुविधाओं को हटाना, इस प्रकार की पनिशमेंट दी जाती है। अब ये हो गया हमारा, अब ये एग्जाम्पल देख के आप समझ गए होंगे इस टाइप के एग्जाम्पल हम कहाँ यूज़ करते हैं, पेरेंटिंग में यूज़ होते हैं, है ना। जब बच्चे की परवरिश पेरेंट्स कर रहे होते हैं तो वहाँ पे इस टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं, है ना, कि उनको आदतें, जब अच्छी अच्छी आदतें सिखानी होती हैं तो अक्सर पेरेंट्स इस टाइप की चीज़ों का यूज़ करते हैं कि आप ये काम करो तो आपको ऐसे अवार्ड मिलेगा, या ऐसे काम नहीं करना वरना कल को आपको ये चीज़ नहीं देंगे, है ना। इसी तरह स्कूल में टीचर्स इस्तेमाल करते हैं, या जैसे जो हम पेट पालतू जानवर रखते हैं उनकी भी ट्रेनिंग में इस टाइप की चीज़ें जो है काम आती हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग वाली, यानी कि ये जो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे नैमित्रिक अनुबंधन वाली चीज़ें जो हैं वो ऐसी चीज़ों में हमारे काम आती हैं, ठीक है। अब एक इसमें चीज़ है इम्पॉर्टेंट कि ये जो रीइंफोर्समेंट होता है ना, प्रबलन, ये हमारा रियलिस्टिक होना चाहिए, कि मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा
उम्मीद से बाहर का कर लें, ठीक है, या ओवर कर लें इस चीज़ को। ये एक संतुलित तरीके से होना चाहिए, है ना, वरना ये किस चीज़ का रूप ले लेगा, ये एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग का रूप ले लेगा। वरना आप हमेशा बच्चे को जो है ये कहोगे कि अगर आपने ये नहीं किया तो कल को आपको ये नहीं मिलेगा, है ना, या पनिशमेंट या रिइंफोर्समेंट, दोनों ही चीज़ें जो हैं वो एक हद तक होनी चाहिए, एक संतुलित वे में होनी चाहिए। अदरवाइज ये जो है गलत रूप ले लेती हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग का रूप ले सकती हैं ये चीज़ें। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये चीज़ें जो हैं, जैसे कि अच्छा आप अच्छा काम करोगे तो आपको अवार्ड मिलेगा, आपने गलत काम किया तो आपका कुछ बेनिफिट चला जाएगा। ये चीज़ें जो है बच्चे को बचपन से ही सिखाई जाती हैं। और इसी तरीके से ये चीज़ें सिर्फ हमारे घर परिवार में नहीं बल्कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में भी होती हैं कि अगर आपने कुछ अच्छा काम किया तो सोसाइटी के लेवल पे भी आपको अप्रिशिएट किया जाता है ना, और फिर वो काम आप सोसाइटी में और अच्छा करते हो। जो समाज कल्याण के कार्य होते हैं वो अगर हम करें और हमें प्रोत्साहन मिले तो हम उसको और करेंगे, है ना। और अगर हम कुछ ऐसा काम करें जो असामाजिक काम हो तो उसके लिए हमें दंड मिलता है। तो वो उस तरीके से हम जो है अपना व्यवहार बनाते चलते जाते हैं जैसे बड़े होते हैं। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं ये बचपन से ही बच्चे की लाइफ में ज़रूरी होती हैं। ये कंडीशनिंग, ये लर्निंग, ये सीखना, ये अधिगम, ये बचपन से ही होता है। अगर इनकी कमी रही बच्चे की लाइफ में, जैसे उसको पता ही नहीं कि मैं अच्छा करूँगा तो इनाम मिलेगा, बुरा करूँगा तो पनिशमेंट मिलेगी, इन चीज़ों का अगर उसे आइडिया ही नहीं होगा तो क्या होगा, उसकी सोशल स्किल्स जो हैं वो पुअर हो जाएंगी, उसकी लैक ऑफ सोशल स्किल होगी, सोशल आइसोलेशन होगा, एंड हो सकता है कि वो एंटी सोशल काम भी करने लग जाए। जैसे कई बार इतने भयानक क्राइम्स होते हैं तब हम कई बार सोचते हैं ना कि इसको ये आइडिया नहीं था कि मेरे को इस चीज़ के लिए क्या पनिशमेंट मिलेगी, या मतलब कितना गलत ये काम किया है उसने, उसको इस चीज़ की भनक भी नहीं है। तो वो अक्सर जब उसकी अपब्रिंगिंग में शायद ये चीज़ नहीं आई होगी, ये भी कारण हो सकता है ना, कि उसको बचपन से ही नहीं सिखाया गया होगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और क्या करने से अप्रिसिएशन मिलता है और क्या करने से डांट पड़ती है, पनिशमेंट मिलती है। ये चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं। तो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो कल को जैसे आप अगर जाते हैं इस पोजीशन पे तो यहाँ पे आपको भी ऑफकोर्स अपने पोस्टिंग के लेवल पे काम करने होंगे, और जब आप कम्युनिटी के साथ इंगेज करेंगे, समाज के साथ इंगेज करेंगे तो वहाँ पे आपको भी ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि कैसे कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना है, और अगर किसी काम को अगर आपको चाहते हैं कि गलत काम हो रहा है और उसको कम करना है तो किस तरीके से उस चीज़ को जो है हैंडल करना है और आगे इस आपको काम करना है। तो ये चीज़ें जो है हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका टॉपिक वैसे हो गया है ख़त्म। यहाँ पे हमने BF स्किनर के एक्सपेरिमेंट की बात की, स्किनर बॉक्स की, ठीक है। हमारी इसमें इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में नैमित्रिक प्रबंधन में ही एक और नाम है एडवर्ड थॉर्नडाइक का, ठीक है, एडवर्ड थॉर्नडाइक। ठीक है, इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था। उनके एक्सपेरिमेंट का नाम था पजल बॉक्स, ठीक है, और या पहेली पेटी, हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो पहेली पेटी। और ये किसके ऊपर किया था? ये किया था इन्होंने हंग्री कैट के ऊपर, हंग्री कैट, ठीक है, एक भूखी बिल्ली के ऊपर इन्होंने किया था। तो ये कैसा था, एक इन्होंने पजल बॉक्स लिया था, उसमें बिल्ली को डाल दिया था जो बहुत भूखी थी, ठीक है, और वैसे ही उसमें भी एक पेडल था जिसको मारने से जो है उसमें ओपनिंग थी बॉक्स में, वो खुलती थी और उसके अंदर से उसका खाना आता था। बॉक्स के अंदर वो भूखी बिल्ली थी और उसको बाहर से दिख रहा था उसका खाना एक फिश के रूप में, एक मछली के रूप में जो है उसका खाना था। और जैसे ही वो अगर पेडल मारेगी तो वो उसका खुलेगा ओपनिंग बॉक्स की और उसमें वो मछली उसको मिल जाएगी खाने के लिए, ठीक है। लेकिन उसे नहीं पता था,
वो उस बॉक्स में जब उसको शुरू में डाला गया तो ऑफकोर्स वो ऐसे ही घूम रही थी बॉक्स में कि कहाँ पे क्या है, कुछ मिले खाने को, ये सब इस तरीके से। तो अचानक से उसका पैर उस पर लग जाता है और उसको मिल जाती है मछली खाने के लिए, लेकिन उसे नहीं समझ आता। इसी तरह से ये चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं और फिर एक बार ही उसको समझ आ जाता है कि ये पैडल मारने से जो है मेरे को फूड मिल रहा है। तो फिर वो क्या करती है, बार बार इस बिहेवियर को रिपीट करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे वो अवार्ड मिल गया फूड के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या निकाला, ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने BF स्किनर से पहले किया था। जो वो हमने जो रैट वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा था इससे जस्ट पहले, BF स्किनर वाला, वो इनके एक्सपेरिमेंट पे आधारित था। ठीक है, तो पहले एक्चुअली में इन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट जो कि पजल बॉक्स का था, और इन्होंने जो यहाँ से निर्णय निकाले थे वो थे कि ट्रायल एंड एरर का, प्रयास और त्रुटि का, कि हम कैसे सीखते हैं, हम प्रयास और त्रुटि करके सीखते हैं। ठीक है, ट्रायल एंड एरर। ठीक है, इन्होंने ये बोला कि हमारी लर्निंग कैसे होती है, हम कैसे सीखते हैं, ट्रायल एंड एरर करके, कि हम ट्राई करते हैं, गलतियां करते हैं, सीखते हैं, गलतियां करते हैं, सीखते हैं, कुछ ना कुछ। तो ये जो बिल्ली थी ये बार बार ही कुछ ना कुछ गलती कर रही थी ना, उसको नहीं समझ आ रहा था, और फिर अल्टीमेटली उसने सीख लिया कि कैसे जो है उसको खाना मिल रहा है। तो ट्राई कर करके, गलतियां कर करके जो है उसको समझ आ गया। दूसरा इन्होंने क्या बोला, यहाँ से हमें लर्निंग के बारे में क्या पता चलता है, यहाँ पे होता है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, यानी कि क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर आगे आएगा। वही कि प्रभाव क्या हुआ, यहाँ पे पैडल को पुश करने से उसको खाना मिला, खाना जो है उसके लिए अच्छी चीज़ है, रिवॉर्ड है, तो उसका प्रभाव क्या था, रिवॉर्ड था, खाना था। तो फिर यहाँ पे उसने वो बिहेवियर दोबारा से रिपीट किया, तो यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट है, यहाँ पे प्रभाव का नियम है। ठीक है, तो स्टार्टिंग की स्टेज पे जो है एडवर्ड थॉर्नडाइक ने ये एक्सपेरिमेंट किया था भूखी बिल्ली का पजल बॉक्स में, और ये दो उन्होंने अपने नियम निकाले थे यहाँ से लर्निंग के। उसके बाद फिर इससे प्रेरित होके, इसको पढ़ के, इसको आधार मान के BF स्किनर ने किया था एक्सपेरिमेंट क्लासिकल कंडीशनिंग का, जो हम मेन एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करने के हिसाब से भी और इम्पोर्टेंट आपको नोट्स के लिए यहाँ पे कुछ मैं नाम दे देती हूँ जो हमने अभी पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा इवान पेवलोव। ठीक है, फिर हमने पढ़ा जॉन बी वॉटसन, फिर हमने पढ़ा BF स्किनर, फिर हमने पढ़ा एडवर्ड थॉर्नडाइक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट्स की तरह आपके लिए रहेगा। इवान पेवलोव, जॉन बी वॉटसन, ठीक है, BF स्किनर, और ये एडवर्ड थॉर्नडाइक। ठीक है, अब ये जो दो पढ़े हमने, ये पढ़े थे हमने किसमें, क्लासिकल कंडीशनिंग में। ठीक है, प्राचीन अनुबंधन में। ठीक है, ये जो दो पढ़े हैं हमने, ये किसमें पढ़े हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में। बाकी के नाम तो याद रखना जो मैंने बताए हैं,
ये मैं समरी के लिए आपको दे रही हूँ, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ठीक है। अगर ऑप्शंस में आ जाए तो आपको ये गलत नहीं करना है। और कौन से हैं ये? नैमित्रिक, ठीक है, नैमित्रिक अनुबंधन। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? इवान पेवलोव का एक्सपेरिमेंट कौन सा था? डॉग का, ठीक है। जॉन बी वॉटसन का लिटिल एल्बर्ट का। ये इनके एक्सपेरिमेंट्स के नाम भी याद होने चाहिए आपको, ठीक है। बीएफ स्किनर का एक्सपेरिमेंट कौन सा था? स्किनर बॉक्स का, जिसमें कि वो रैट रखा था उन्होंने। और एडवर्ड थॉर्नडाइक का था कौन सा? पजल बॉक्स का, ठीक है। ये इनके एक्सपेरिमेंट्स थे। और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपकी, इसको ज़रूर आप नोट करके रखना अपने पास। अब ये जो चारों थे ना, ये चारों आपके आते हैं साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में, बिहेवियरिज्म में। ऑल द फोर, ठीक है। बिहेवियरिज्म मतलब व्यवहारवाद, ठीक है। जैसे जो अलग अलग स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी थे, मैंने पहले भी बताया था कि स्कूल्स आपके सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आके हमने जो है किसी न किसी स्कूल के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा। जो पहली क्लास थी उसमें हमने विल्हेम वुंट के बारे में पढ़ा था, वो थे स्ट्रक्चरलिज्म से, संरचनावाद से, ठीक है। और ये है बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद, ठीक है, बिहेवियर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। और जो हमने पिछली क्लास की थी उसमें हमने गेस्टॉल्ट स्कूल के बारे में पढ़ा था। तो ये अलग अलग स्कूल्स हैं, तो हम कहीं ना कहीं इनका नाम पढ़ रहे हैं। हमने इकट्ठे तो नहीं पढ़े कहीं पे क्योंकि सिलेबस में नहीं था, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इन चारों में से किसी का भी नाम आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है। और ये जो है जॉन बी वॉटसन, इनको व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद का जनक, ठीक है, जॉन बी वॉटसन को। ये आपको पता होना चाहिए, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बिहेवियरिज्म में। वैसे सारे ही नाम इंपॉर्टेंट है, लर्निंग का ये पूरा टॉपिक आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है, ठीक। तो ये आप नोट कर सकते हैं। ओके, सो जो हमारा टॉपिक था आज का, जिसमें कि हमने लर्निंग, मेमोरी और फॉरगेटिंग के बारे में पढ़ना था, ठीक है। तो उसमें से हमारा आज का टॉपिक लर्निंग यानी अधिगम जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में हम बाकी का देखेंगे कितना कवर कर सकते हैं। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी, समझ आई, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।